BLE 226। अगर आप लाइब्रेरियन का कोर्स कर रहे हैं और अगर आप लोग ढूंढ रहे थे कि अब तक हमें पढ़ने का कोई सोर्स मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए, तो आप लोग के लिए ये वीडियो लेकर के आज हम लोग आए हैं। तो आज हम लोग इस वाली बुक का जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे, प्रबंधन के सिद्धांत और प्रथाएं। मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी आपके डाउट हैं वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नोट करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। आप इसे आगे भी संभाल के रख सकते हैं और इसे आप एग्ज़ाम के टाइम पर एक बार रीड आउट कर लेंगे तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम देने में आसानी रहेगी। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर के रखिएगा और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रबंधन का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो प्रबंधन का आशय पूर्व अनुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय स्थापित करना और नियंत्रण करना है। यानी जब भी हम कोई एक काम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले से ये चीज़ मैनेज करके या फिर एक तरह से पूर्व अनुमान लगा करके चलना पड़ता है कि हमें इस काम को करने के लिए कौन सी लोकेशन चाहिए होगी, कितने लोग चाहिए होंगे, इसे कैसे करेंगे, इसमें क्या बजट लगेगा। ये सारी चीज़ें हम योजना बनाते हैं, कुछ समन्वय आपस में स्थापित करते हैं और साथ में जब हम काम को स्टार्ट करते हैं तो उस पर हमें अच्छा एक नियंत्रण बना करके रखना पड़ता है। यही होता है मेन प्रबंधन का मतलब, या मैनेजमेंट का यही होता है मतलब। ठीक है, तो हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन है उनका दक्षता पूर्वक और प्रभाव पूर्व तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के काम में समन्वय स्थापित करना और लक्ष्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करना ही प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए कुछ हम विशेषताएं जानें। प्रबंधन की कुछ प्रचलित परिभाषाएं हैं, पहले उन्हें हम समझ लेते हैं, फिर हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। परिभाषाओं से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रबंधन एक सुसंगठित ज्ञान है जो प्रबंधन की कला पर भरपूर बल देता है। प्रबंधन एक ऐसी गतिविधि या एक प्रक्रिया है जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए कई प्रकार के संसाधनों को एक साथ ले आती है, जैसे कि मानव को, सामग्री को, तकनीकों को और प्रौद्योगिकियों को। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। आगे है प्रबंधन व्यक्तियों के प्रयासों द्वारा काम को पूरा करने की कला या प्रक्रिया है। इसकी जो विशेषताएं हैं, कई विशेषताएं यहाँ पर आपको उल्लेखित करके या लिखित रूप में मिल जाएंगी, जो कि आप नोट अपने साथ कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ये विशेषताएं हैं इनके बारे में हम चलिए डीपली पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला है, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। किसी भी संगठन के कुछ मूल उद्देश्य होते हैं जिसके कारण उसका अस्तित्व होता है। ये उद्देश्य आसान भी हो सकते हैं, होने ही चाहिए, और साथ में स्पष्ट होने चाहिए पूरी तरह। हर एक संगठन के उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जो संगठन बनाया जा रहा है वो किसी एक ही काम को करने के लिए बनाया जा रहा हो। अलग अलग काम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। प्रबंधन संगठन के जो लोगों के प्रयास होते हैं, उनके प्रयत्नों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांध करके रखता है। प्रबंधन जो है ये सर्वव्यापी है। कैसे, आइए इसे समझते हैं। संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, प्रबंधन की क्रिया सभी में समान ही देखने को मिलती है। भारत में प्रबंधकों का जो काम होता है वो यूएसए में, जर्मनी में, जापान में भी होता है। वो इन्हें कैसे करते हैं ये अलग हो सकता है, और ये भिन्नताएं या इसमें जो ये अलग बदलाव आता है उसका कारण है वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ के इतिहास। इन्हीं के कारण ये थोड़े अलग हो जाते हैं, लेकिन लगभग ये सब जगह पर मैनेजमेंट का जो तरीका होता है ये सेम ही होता है। प्रबंधन बहुआयामी है। कैसे, आइए इसे जानते हैं। प्रबंधन एक जटिल क्रिया है और इसके 3 प्रमुख परिणाम हैं। 3 परिणामों के बारे में हम समझेंगे, क, ख और ग।
ठीक है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। का सबसे पहले आता है कि कार्य का प्रबंधन क्या है। आइए समझें। सभी संगठन किसी न किसी काम को करने के लिए ही होते हैं। प्रबंधन उद्देश्यों को प्राप्त करने के मार्ग में निर्धारित करता है। इनमें शामिल होती हैं समस्याओं का समाधान करना, कोई भी निर्णय लेना, योजना बनाना, साथ में बजट को अपना ध्यान में रखकर चलना, दायित्व निश्चित करना और अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। किसके क्या अधिकार होंगे ये सारा को डिसीजन लेना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ख आता है लोगों का प्रबंधन। लोगों का प्रबंधन क्या है? लोग जो होते हैं वो किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। लोग नहीं होंगे तो मैनेजमेंट फेल हो जाएगा। लोग होंगे तभी अच्छे से काम हो सकता है। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों से कम काम करा लेना आज भी प्रबंधक का मुख्य कार्य है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तकनीकों में कुछ बदलाव हुए हैं, जैसे कंप्यूटर आ गया है, इंटरनेट आ गया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर ही सारा काम कर सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें लोगों की ज़रूरत होती है और जो मैनेजमेंट है ये लोगों से काम करवा ही लेता है। ठीक है। भले ही हमारे पास कंप्यूटर वगैरह प्रबंधन के लिए सहायक बन सकते हैं, लेकिन प्रबंधन में लोगों की जगह नहीं ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। लोगों का जो प्रबंधन है इनके दो पहलू हैं। पहला है कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं और व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। दूसरा है ये लोगों के साथ उन्हें एक समूह मान करके उनके साथ व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं ग पे। ग है यहाँ पर परिचालन का प्रबंधन। संगठन कोई भी क्यों ना हो, इसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद और सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। इसके लिए उसी उत्पाद प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो आगत माल को उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए आगत माल और तकनीक के प्रवाह को व्यवस्थित करता है। ये काम प्रबंधक और लोगों के प्रबंध से जोड़ करके रखता है, जुड़ी हुई होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है इसकी प्रबंधन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली कैसे, आइए समझते हैं। प्रबंधन प्रक्रिया निरंतर है, एकजुट लेकिन अलग अलग कार्यों की एक श्रृंखला है। जैसे नियोजन, संगठन, निर्देश, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। इस तरह ये भिन्न हो जाती है। इन कामों को सभी प्रबंधक सदा साथ साथ ही निष्पादित करते हैं या पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसकी पांचवी विशेषता देखते हुए। प्रबंधक एक सामूहिक क्रिया है। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यक वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर के शामिल होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वो संगठन के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करते हैं। इसके लिए एक टीम के रूप में काम करना पड़ता है। छठी विशेषता इसकी देखिए, प्रबंधन एक गतिशील कार्य है। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है और इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तत्व शामिल होते हैं। सामान्यता के लिए संगठन को अपने आप को और साथ में अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के समान ही बदलना होता है। समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव इसमें करते रहना जरूरी है। हमेशा एक जैसे ही मैनेजमेंट हमेशा नहीं रह सकता है। अकॉर्डिंग टू लोगों की ज़रूरतें बढ़ती हैं, समय बदलता है, उसी के अकॉर्डिंग ढाल दिया जाता है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है। ऑब्वियसली मैनेजमेंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन संगठन के काम के रूप में जिसकी उपस्थिति को हम अनुभव जरूर कर सकते हैं। वही बात आ गई यहाँ पर कि एक कंप्यूटर इसका सहायक हो सकता है, लेकिन इसकी जगह नहीं ले सकता। चलिए, तो ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। वही हम अब आगे देखने जा रहे हैं कि प्रबंधन के 5 मूलभूत कार्य, यानी प्रबंधन जो मैनेजमेंट है
उसके कुछ 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। इन काम को हम लागू करते हैं तो इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट जो है वो सक्सेसफुल होता है और हम आगे इसमें बढ़ सकते हैं, कोई भी काम हम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले हमें नियोजन यानी प्लानिंग करके हमें पहले से चलना पड़ता है। उसके बाद हम एक संगठन बनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं जितने लोग हमें चाहिए होते हैं। उसके बाद हम कार्मिक व्यवस्था करते हैं। इसके बाद हम निर्देशन लाते हैं, डायरेक्टिंग की प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम नियंत्रण, उस पर कंट्रोल भी बनाकर रखते हैं। इस सारी चीज़ों, इन पांचों को हम आइए आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नियोजन यानी प्लानिंग। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रारंभ में ही ये हमें निर्धारित कर लेना होता है कि हमारा लक्ष्य क्या होगा और इस लक्ष्य को हमें किस तरीके से पूरा करना है। लक्ष्य प्राप्ति, उद्देश्य प्राप्ति और प्राप्य का निर्धारण करना। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ हमें नियोजन में ये भी ध्यान रखना होता है, यानी हमें अपने भविष्य को आंकना होता है कि जो हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं इससे भविष्य में हमें लाभ होगा या हानि होगी। विकल्पों को सोच कर रखना, तैयार करना कि अगर हम इस मैनेजमेंट को इस तरीके से ले जाते हैं, अगर हमें यहाँ से कुछ लाभ होगा तो हम क्या आगे डिसीजन लेंगे, या हमें अगर कोई किसी तरह का लॉस होता है तो हमें उस समय पर क्या डिसीजन लेंगे। इस तरह हमें विकल्प अपने साथ कुछ रखने पड़ते हैं, सोच कर चलना पड़ता है और उन्हें तैयार रखना पड़ता है और उनका साथ में उन्मूलन करना होता है। योजना के विकास कार्यों में कुछ तर्क सिद्ध और मूल चरण भी शामिल हैं, जैसे कि उद्देश्य का निष्पादन करना, अनुमान लगाना, योजना से संबंधित संकल्प को ध्यान में रखना और वैकल्पिक मार्गों को खोजना, उनका परीक्षण भी करना। ये कुछ इनकी विशेषताएं होती हैं नियोजन की। नेक्स्ट है हमारा संगठन। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और संसाधन के बीच में औपचारिक संबंध स्थापित किया जाता है। व्यक्ति और संसाधन के बीच में औपचारिक संबंध स्थापित किया जाता है। संगठन से तात्पर्य उस ढांचे से है जिसका उद्गम निम्न गतिविधियों से होता है। संस्था एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक स्रोतों को एकत्रित करना, कार्य की पहचान करना और साथ में समूह बनाना, अधिकार और दायित्व को परिभाषित करना, किसके क्या अधिकार होंगे, क्या दायित्व होंगे, इस सारी अच्छे से स्पष्ट रूप से इसको परिभाषित करना। गतिविधि, अधिकार व गतिविधि में संबंध स्थापित करना। संगठन के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन पर हम नजर डालते हैं। परिभाषित गतिविधि। संगठन में प्रमुख गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। समूहबद्ध गतिविधि। संगठन में गतिविधियों को किसी तर्क सम्मत आधार पर समूहबद्ध करना चाहिए। स्पष्ट दायित्व। प्रत्येक प्रभाव, विभाग, इकाई और लघु कार्य के दायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अधिकार स्तर। संगठन में अधिकार का प्रत्यायोजन यथासंभव नम्रतम स्तर तक होना चाहिए। समानता की बात की जाए तो दायित्व और अधिकार में समानता स्थापित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुस्तकालय का संगठन उसके काम के आधार पर किया जाना चाहिए। थर्ड आती है हमारी कार्मिक व्यवस्था, स्टाफिंग, जहां संगठनात्मक संरचना बहुत से कामों को पूरा करने के लिए कई तरह के स्तरों और पदों का सृजन करती है। वहीं कार्मिक व्यवस्था उन्हीं पदों को संभालने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है। किसी भी संगठन को प्रभावी रूप से चलाने के लिए व्यक्ति ही वास्तविक साधन होता है। संगठन की सही शक्ति उनके कर्मी यानी वही जो वहां पर काम करने वाले लोग होते हैं,
उनमें ही होती है। वो संगठन को चाहें तो अच्छे से काम करके बना भी सकते हैं और चाहें तो उन्हीं के ज़रिए ये बिगड़ भी सकता है। कार्मिक व्यवस्था संस्था के अल्प और दूरगामी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर योग्य व्यक्तियों को पदरूढ़ करने की एक व्यवहारिक विधि है। इसके अंतर्गत कुछ निम्नलिखित बातें मिलती हैं, जिसको आइए हम समझते हैं। मानव संसाधन नियोजन, चयन, प्रशिक्षण का तथा विकास, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कार्य निष्पादन, मूल्यांकन, कार्य विश्लेषण, कार्य विवरण और कार्य विस्तार, कार्य संवर्धन इन सब में शामिल है। पुस्तकालयों में विभिन्न श्रेणियों के विशेषज्ञों की भिन्न भिन्न स्तरों पर काम करने के लिए नियुक्ति की जाती है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ आता है हमारा निदेशन। चौथे नंबर पर हमें निदेशन देखना होगा। निदेशन एक प्रबंधकीय गतिविधि है। निदेशन का जो उद्देश्य है वो संस्था के सदस्यों को उद्देश्य प्राप्ति की दिशा की ओर ले जाना है। निदेशन एक प्रबंधकीय गतिविधि है जिसके द्वारा प्रबंधक को व्यक्तियों से निजी तौर पर और सामूहिक रूप से काम करा पाने की क्षमता होती है। कार्मिक व्यवस्था जिसे हमने ऊपर देखा था, वो संबंध मानव संसाधन उपलब्ध कराना और उसकी देखरेख करना है कार्मिक व्यवस्था की। वहीं ये व्यक्तियों में एक अच्छे आपसी संचार का शाब्दिक और लिखित दोनों रूप में आह्वान करता है। कौन? निदेशन। निदेशन कार्य जितना प्रभावी होगा, संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति में अवसर कार्मिकों का योगदान उतना ही अधिक होगा। उतने ही अधिक व्यक्ति निजी उद्देश्य को संस्था के उद्देश्य की लय में पहचान पाएंगे। आखिरी आता है नियंत्रण, कंट्रोल। व्यवस्था पर नियंत्रण रखना प्रबंधक का एक अन्य आवश्यक पक्ष है। नियंत्रण का मतलब होता है अवस्था पर मात्र प्रतिबंध या अंकुश लगाना नहीं, बल्कि संस्था के कामों को कुशलतापूर्वक से गुणवत्ता के मानकों द्वारा चलाने के लिए नियंत्रण एक पद प्रदर्शक का कार्य भी करता है। नियंत्रण जो प्रक्रिया है इसमें निम्न घटक शामिल हैं, जैसे कि हम जानेंगे। मानकों की स्थापना, कार्य निष्पादन का मापन। मानकों में भौतिक मानक, लागत संबंधी मानक, विचारपरक मानक इत्यादि। साथ साथ अमूर्त मानक भी इसमें शामिल होंगे। पारंपरिक नियंत्रण के कुछ प्रचलित उपाय हैं जिसको हम आगे समझने वाले हैं, जैसे कि बजट के आंकड़े तैयार करना, विशिष्ट प्रतिवेदन, आंतरिक लेखा परीक्षण आदि। नियंत्रण के और भी उपाय हैं, जैसे कि घटनाकाल नेटवर्क विश्लेषण, इसके लाभ या हानि भी देखने को मिल सकते हैं। बजट की स्थिति देखना, उसका उत्पादन करना, सार्वजनिक दायित्व इत्यादि। तो इस तरह से नियंत्रण के कुछ विशेष कार्य होते हैं। अब आता है नियंत्रण की उत्तम प्रणाली। अग्रदर्शी भी हो सकती है, लक्ष्य मुखी होनी चाहिए, मितव्ययी होनी चाहिए, संगठनात्मक ढांचे को प्रतिबिंबित करने वाली गंभीर बिंदुओं पर विसंगतियों और अपवादों को जल्दी से जल्दी प्रतिवेदित करने वाली और सुधारात्मक उपायों को अपनाए जाने वाली होनी चाहिए। नियंत्रण रहेगा तो हमें पता चलेगा कि क्या काम सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। जो गलत हो रहा है हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो सबसे मेन हमने जो जाना वो यही था कि जो मैनेजमेंट हम स्टार्ट करते हैं तो उसे सबसे पहले नियोजित करना होता है, फिर संगठन बनाना होता है, कार्मिक क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, इसके साथ निदेशन होता है और फिर उस पर नियंत्रण बनाए रखना। ये 5 पॉइंट आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने हैं। सो होप सो आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो प्लीज़ इसे अपने और भी दोस्तों के साथ, जो लोग लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज़ की वो आगे प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ करना चाहते हैं, तो मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके 99। इस पर आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता रहेगा। फिलहाल तो हमारा ये टारगेट है कि जो भी लाइब्रेरियन की बुक हैं ये हम आपको यहाँ पर पूरी क्लियर करा दें। अब ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इससे रिलेटेड आगे मैं आप के लिए और भी इसी तरह के वीडियो लाती रहूँगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा हौसला बढ़ाएँ, ताकि मैं आगे आप लोग के लिए ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। जीके 99।